नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड को देखने का नजरिया काफी बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, ये भारत की वजह से है। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी तो अपना कैलकुलेशन करेगा, भारत भी दूसरे देशों के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट देखेगा, काफी जरूरी है। तो यहां पर क्या है ना, आसियान समिट चल रहा है, आप सब जानते हैं भारत आसियान समिट भी होता है, और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं कि वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे, लेकिन वर्चुअल तरीके से वो एड्रेस करेंगे। और इसी बीच यहां पर आप देख सकते हो कि पीएम मोदी ने बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा है। मतलब जिस तरह का ट्रेड डेफिसिट, मैं आपको एक एक आंकड़ा बताऊंगा, अभी शॉक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से 2010 में जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था आसियान देशों के साथ, वो इतना बड़ा हो गया आज के डेट में 2025 में, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी उतने ही तेजी से बढ़ पाया, भारत को इसका फायदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों को लेकर पीएम मोदी ने कंसर्न जताया और बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया। इसी को हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी कोर्स के अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्स है, जैसे एआई फाउंडेशन कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, एआई मास्टर क्लास, वो आप ले सकते हैं, जिसके तहत जितने भी एआई के टूल्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, करीब 20 सेशंस होगा, 40 आवर्स की क्लासेस होंगी, ये आप अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। क्लास से कोई डाउट है अगर आपको, तो ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। और ये कोड है अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो इस कोर्स पर ले पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिजिकली नहीं गए थे इस समिट के लिए, ऑल्दो वो हमेशा जाते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ ट्रम्प के साथ टेंशन्स वगैरह चल रहा है, तो डायरेक्टली वो नहीं जाना चाह रहे होंगे। तो यहां पर क्या है ना, वर्चुअल तरीके से उन्होंने एड्रेस किया आसियान इंडिया समिट को। अच्छा ध्यान रखिएगा, आसियान की जब हम बात करते हैं ना, तो टोटल 10 कंट्रीज आते हैं। अभी तक तो 10 कंट्रीज थे, लेकिन अभी एक और कंट्री जुड़ गया है। यहां पर आप देख रहे हो ना, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ईस्ट तिमोर, तो ये वाला कंट्री भी जो है ईस्ट तिमोर, ये 11वां देश बन गया है आसियान का, ये आपको ध्यान में रखना है। और पहले के 10 तो हैं, जैसे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिर इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो टोटल 11 कंट्रीज अब हो जाएंगे। तो इसी को समिट में यहां पर एक क्लियर मैसेज दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी ट्रेड पार्टनर्स को, कि जिस तरह का अभी ट्रेड चल रहा है आसियान और भारत के बीच में, ऐसा नहीं चलना चाहिए। और इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई मैसेज दिए, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, बहुत सारी चीज़ों पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब मैं भारत और आसियान के बारे में बात करूं, तो देखो क्या है ना कि आसियान इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वहीं अगर हम इंडिया इज आसियान की बात करें तो 7th लार्जेस्ट पार्टनर है। दोनों देश के बीच में जो ट्रेड है, अगर आप देखोगे बायलैटरल ट्रेड, $135 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत को ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा कराते हैं, और हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, लगभग 40-45 बिलियन डॉलर के आसपास। और इंडिया आसियान का जो एग्रीमेंट हुआ था, इसको कहा जाता है AITIGA, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये हुआ था 2010 में, मतलब 2009 में साइन हुआ था, 2010 में इंप्लीमेंट हो गया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम क्या है। देखो पहले अगर मैं आपको ट्रेड के बारे में बताऊं, 2009 में, मतलब एग्रीमेंट होने के पहले अगर आप देखोगे, आसियान और भारत के बीच में $45 बिलियन का ट्रेड होता था। लेकिन अभी आज के डेट में आप देखिए तो ये लगभग $140 बिलियन, 135 to 140 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। लेकिन वही आप देखिए 2009 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था आसियान देशों के साथ, वो $5 बिलियन का था। लेकिन आज के डेट में ये $45 बिलियन पहुंच गया है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर जो शेयर है आसियान देशों का इंडियन गुड्स में, इंडियन गुड्स ट्रेड में, जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। आप देख सकते हो जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं अलग अलग देशों से, आसियान देशों के साथ हमारा जो शेयर है इंपोर्ट का, वो बढ़ गया है। ये पहले 8% के आसपास हुआ करता था, अभी ये 11.7% हो गया है। लेकिन वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो पहले हम जितने भी देशों को एक्सपोर्ट करते थे उसमें लगभग 10%, इनफैक्ट 12% चला गया था जो आसियान देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज के डेट में ये शेयर घटकर सिर्फ 8.9% रह गया है। मतलब लगातार हमारा इंपोर्ट बढ़ता रहा है और एक्सपोर्ट हमारा
कम होता रहा है। और नेचर ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो भारत ज़्यादातर क्रूड पेट्रोलियम, मिनरल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। हम इंपोर्ट क्या करते हैं आसियान देशों से? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पाम ऑयल, मशीनरी, केमिकल्स, गोल्ड। और ये दिखाता है, ये अगर आप गुड्स देखोगे ना तो इससे आपको समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इम्बैलेंस है। मतलब भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल होते हैं, सेमी प्रोसेस्ड गुड्स होते हैं, लेकिन जो हम इंपोर्ट कराते हैं वो फिनिश्ड गुड्स और जो हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं ना वो हम इंपोर्ट कराते हैं। एंड दिस इज बिगेस्ट रीजन जिसकी आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो एफटीए हुआ था 2010 में भारत और आसियान के बीच में, ये काम क्यों नहीं किया? इसके 3-4 कारण मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला है राइजिंग एंड परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट। मतलब आसियान देशों का अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है भारत के मुकाबले, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। मतलब रीजनल वैल्यू चेन में उनका काफ़ी इंटीग्रेशन है। जैसे आसियान देशों ने चाइना के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ अच्छा इंटीग्रेशन कर रखा है, वैल्यू चेन जो इंटीग्रेशन है वो कर रखा है। वहीं भारत का इंपोर्ट अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल्स, ये हमने इंपोर्ट बढ़ाया है अपना। और ये तभी हो पाया जब 2010 में यहाँ पर जो रेट्स थे, जो टैरिफ था वो कट हुआ। वहीं जो भारत एक्सपोर्ट करना चाहता था आसियान देशों में वो नहीं बढ़ पाया। वहीं इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं ना आसियान देशों के से, उसका 40% हिस्सा सिर्फ पाम ऑयल इंपोर्ट का है। जी हाँ, मलेशिया और इंडोनेशिया से अगर आप देखोगे हम बड़ी मात्रा में पाम ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। अभी भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो जितना भी इंपोर्ट होता है हमारा, उसमें पाम ऑयल का इंपोर्ट 40% है। एंड ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है यहाँ पर वीक रूल्स ऑफ ओरिजिन। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं कि बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं, रूल ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि इंडोनेशिया का हमने टैरिफ कम कर दिया, इंडोनेशिया का अगर गुड्स भारत में आना चाहे तो कम टैरिफ में आ सकता है, लेकिन हमने चाइना का तो कम नहीं किया ना। अब होता क्या है इसमें प्रॉब्लम कि चाइना वाला गुड्स पहले इंडोनेशिया पहुंचता है, उसको रीपैकेजिंग की जाती है कि मेड इन इंडोनेशिया, और वही गुड्स फाइनली भारत पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनको टैरिफ का बेनिफिट मिल जाता है। तो आसियान जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली उनके ऊपर आरोप यही है कि वो री एक्सपोर्ट करते हैं चाइनीज गुड्स को। वो चाइना के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और इसी को प्रॉफिट कमाकर भारत भेजने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है, लेकिन ये एफटीए को वॉयलेट करता है, क्योंकि एफटीए के अंदर हमने ये नहीं कहा था कि चाइना वाले गुड्स को हम बेनिफिट देंगे, हम तो उन देशों के गुड्स को बेनिफिट देंगे, ये कहा गया था। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। देखो यहां पर टैरिफ तो कम किया गया, लेकिन जैसे मान लो नॉन टैरिफ बैरियर जैसे होता है सैनिटरी स्टैंडर्ड हो गया, प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गई। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि भारत मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, अब मैंगो तो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब सिंगापुर और मान लो इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं वो कह देंगे कि नहीं, आप हम जो क्वालिटी इंपोर्ट कराना चाहते हैं वो आपके मैंगो की नहीं है। वो जानबूझकर यहाँ पर रोड ब्लॉक लगा देंगे, बैरियर लगा देंगे। इसको नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स हो गए, उनको रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन झेलनी पड़ती है इंडोनेशिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाता। इसके अलावा आईटी सर्विसेज वगैरह देखोगे तो यहां पर भी काफी बैरियर है। तो इन सब कारण की वजह से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया आसियान देशों में, और जबकि इंपोर्ट जो है वो तेजी से बढ़ता गया। और चौथा कारण है वो है आपका भारत का खुद का वीकनेस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे तो भारत कभी ऊपर उठ ही नहीं पाया है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटो पार्ट्स हो, टेक्सटाइल हो, मशीनरी हो, हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। ये काफी कैपिटल इंटेंसिव वाले सेक्टर्स होते हैं। और यहां पर क्या है ना कि इंडोनेशिया का अगर आप देखोगे या फिर आसियान देशों का अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना ग्लोबल वैल्यू चेन बना रखा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करती है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पोर्ट कनेक्टिविटी उतनी नहीं है, लेबर मार्केट रिजिडिटीज़ है, इसके अलावा लो प्रोडक्टिविटी है। तो इसकी वजह से भारत जो है वो उतना फ़ायदा नहीं उठा पाया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आसियान देशों के साथ। वहीं आसियान देशों ने भारत से काफ़ी सारा फ़ायदा उठा लिया। और लास्ट में एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ गुड्स के लिए नहीं, भारत आसियान देशों के बीच में अगर आप देखोगे तो 2014 में सर्विसेज को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ था, इंडियन आसियान सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। क्योंकि इससे ऐसा लग रहा था कि भारत को फायदा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं आईटी सर्विसेज, आईटी में भारत काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से हमें लग रहा था कि हम आईटी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन आसियान देशों ने अगेन यहाँ पर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको रोड ब्लॉक कर दिया है। वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, वर्क परमिट इश्यूज़, ये सब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें इसके अंदर भी फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत और आसियान देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो क्यों नहीं वर्क किया है। इनफैक्ट अगर आप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देखोगे तो इन दो डेटा से आपको समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग शेयर भारत का जीडीपी में कितना है,
ये है 8 to 9%, सॉरी ये है हमारा 16%। वहीं आसियान देशों का अगर आप देखोगे तो ये है लगभग 25 से 30%। अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट देखिए एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है 13%, वहीं इनका आसियान देशों का कम है। तो ये दिखाता है साफ साफ कि कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, भारत को वो सिमिलर कंसेशन नहीं मिल पाया आसियान देशों से। अगर आप देखोगे तो ये चार्ट ये दिखा रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ आइटम्स पर उन आसियान देशों ने भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो कम किया है। जैसे कि अगर आप देखिए तो भारत ने इंडोनेशिया के लगभग 74.2% गुड्स के ऊपर टैरिफ कम किया, लेकिन इंडोनेशिया ने सिर्फ 50% इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ कम किया है। तो इसकी वजह से हमारा इंडोनेशिया से इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा, एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है। सेम यही चीज़ वियतनाम के साथ देखने को मिलेगी। ये हमारे टॉप 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाया है। और वहीं अगर आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये अगर आप देखो इस चार्ट से आपको समझ में आएगा कि जब ट्रम्प का टैरिफ लगा तो चाइना ने आसियान देशों का काफ़ी बेनिफिट उठा लिया, वहीं भारत नहीं उठा पाया। यहाँ पर अगर आप देखिए जैसे क्या है ना कि ये अगर आप देखोगे ट्रम्प के आने से पहले, ये ऑरेंज कलर, तो ट्रम्प के आने से पहले चाइना कितना एक्सपोर्ट करता था यूएस में, वो अचानक से गिर गया। अगर आप देखो तो यहाँ पर गिरावट आई है, ठीक है। यूएस जो एक्सपोर्ट करता था चाइना, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को कोई दूसरा मार्केट चाहिए था जहां पर वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये अगर आप ब्लू लाइन देखो तो इससे आपको समझ में आएगा कि अचानक से चाइना ने आसियान देशों में अपना एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहां पर उनका एक्सपोर्ट काफी अच्छा बढ़ गया। तो इसलिए चाइना को बेनिफिट हो गया। तो चाइना बेनिफिट उठा लिया आसियान देशों के साथ, वहीं भारत का अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी हम बेनिफिट नहीं उठा पाए। और इसी की वजह से यहाँ पर जो समिट हुआ है इंडिया और आसियान देशों के बीच में, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीज़ों के बारे में बात किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कॉल फॉर अर्ली रिव्यू ऑफ AITIGA, ये जो एग्रीमेंट हो रखा है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसको वापस से हमें रिव्यू करने की जरूरत है, ये पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया। और उन्होंने कहा कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, क्योंकि इस डील की वजह से बैलेंस्ड डील नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है। इंडिया वांट्स द रिव्यू टू बी कंप्लीटेड बाय 2026। तो लेट्स सी क्या अगले साल ये जो एग्रीमेंट हो रखा है आसियान देशों के साथ, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। दूसरा, यहाँ पर पीएम मोदी ने फेयर ट्रेड और मार्केट एक्सेस के बारे में बताया। कहा कि देखिए जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो 2 वे स्ट्रीट होता है, दोनों देशों को फायदा होना चाहिए। सिर्फ अगर आसियान देशों को फायदा हो रहा है तो ये तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो आसियान देश हैं नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं, कस्टम्स वगैरह स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ भारत चाहता है करे। फिर इसके अलावा भी और उन्होंने कई सारे एजेंडा पर बात की, जैसे डिजिटल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, रिजिलिएंट सप्लाई चेन, और भी कई चीज़ों पर बात की। एक और चीज़ बोला गया है, 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन डिक्लेयर किया गया है। इसमें कोशिश यही रहेगी कि जो आसियान देशों को चाइना से खतरा है, ये साउथ चाइना सी में, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह कराए जाएँ। तो देखते हैं अगले साल क्या होता है यहाँ पर मैरीटाइम कोऑपरेशन में। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी यहाँ पर पीएम मोदी का जो एक स्ट्रांग मैसेज था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा आसियान देश ऐसा है जिसका किसी दूसरे आसियान देश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से करिएगा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव AI फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट AI के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यूज करना है कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई अगर आपको डाउट हो तो ये फोन नंबर है, यहाँ पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।